नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 4 दिन में पेट्रोल डीजल को लेकर तीसरी बार आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज प्रदेश भर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। उन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि महंगाई को लेकर राजनीति थी या फिर वाकई विरोध करके आम जनता पर जो बोझ है उसके खिलाफ एक मोर्चा बना रहे थे राजनीतिक दल के लोग। खासतौर से कांग्रेस ने ऐलान कर रखा था कि आज वो इस तरीके से विरोध जाहिर करेंगे। रोहतक, भिवानी, करनाल, रेवाड़ी, सिरसा, गुरुग्राम, यमुनानगर, फतेहाबाद, इन तमाम जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। अलग अलग सिंबॉलिक उन्होंने प्रदर्शन किया। कहीं पर सिलेंडर भी था तो कहीं उसके साथ साथ कुछ और चीजों को लेकर भी वो पहुंचे थे। पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम और अन्य जगहों में जहां जहां पर महंगाई का असर दिख रहा, उन तमाम चीजों को क्लब करके इन लोगों ने दर्शाने की कोशिश की कि हां, जो बढ़ती महंगाई है वो कंट्रोल में नहीं आ रही। बीजेपी की सरकार और बीजेपी केंद्र में भी और सीधे तौर पर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को उठाती है, क्योंकि एक दौर था जब कांग्रेस पर भी इसी तरीके का आरोप बीजेपी लगाती थी। लेकिन आज जब महंगाई का मुद्दा कांग्रेस उठाती है, उस बीच में आप देखिए कि तमाम चुनाव होते हैं और चुनाव में फिर भी कांग्रेस की जो हालत होती है उसके बाद यह तर्क आता है कि महंगाई का मुद्दा शायद आम जनता के लिए उतना अहम नहीं है, इस वजह से कांग्रेस को कोई बहुत सीरियस नहीं ले रहा। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसमें आम आदमी की क्या भूमिका, वो अपने आप को कहां पर पिसा हुआ पा रहा और वाकई जो महंगाई है वो कंट्रोल में कैसे आए, इसको लेकर आम आदमी भी कहीं ना कहीं सोचता जरूर है। जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और से गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, प्रत्येक जनमानस के ऊपर एक साधारण आदमी को बहुत बड़ा बोझ है और घर का खर्चा और घर की रसोई चलानी मुश्किल हो गई है। 450 रुपये का सिलेंडर था तो इन्होंने सिलेंडर और सब्जियां लेके सब कुछ ये बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। आज ये सभी के शांत है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे देश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया गया महामहिम राष्ट्रपति के नाम, जिला के उपायुक्त के माध्यम से, कि लगातार जो डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, रसोई गैस के रेट बढ़ रहे हैं, तो उसको कम किया जाए। आप देखते होंगे कि क्या सरकार जो होती है वो टैक्स कलेक्शन का सेंटर है। वो प्रदर्शन इसलिए हो रहा है भाई, जो इलेक्शन वाला लॉकडाउन था, रेट बढ़ने का, महंगाई बढ़ने का, वो ख़त्म हो गया। मोदी जी ने नवंबर 4 के बाद रेट नहीं बढ़े थे, क्योंकि 5 स्टेटों में इलेक्शन था, तो ना तो इंटरनेशनल मार्केट कहीं आड़े आई और ना इनका जो एजेंडा है वो लोगों को लूटना, वो बीच में आड़े आया। पहले इलेक्शन जीतना जरूरी था। ये पिछले 3-4 दिनों में आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से आम आदमी की कमर तोड़ने का काम ये प्रदेश और केंद्र सरकार कर रही है। 2 दिन पहले 50 रुपये गैस सिलेंडर पे बढ़ाया गया और अभी पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं 80-80 पैसे करके, धीरे धीरे करके, जैसे इंजेक्शन धीरे धीरे लगाते ना डॉक्टर, उस तरह इंजेक्शन लगाने का काम ये कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के जो दाम है करीबन 2 रुपये 40 पैसे इन्होंने बढ़ा दिए हैं और जहाँ तक हमारी जानकारी है ये सुनने में आ रहा है कि इसको 20 रुपये और बढ़ाया जाएगा। तो आम आदमी की जो कमर बहरहाल राजनीति में सुनने में जब आता है तो बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन बदलता कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के लिए सवाल उनके लिए भी है, क्योंकि वो अपनी बात रख तो रहे, लेकिन जब चुनाव के दौर में भी मुद्दा उठाया उन्होंने, तो शायद उनको बहुत जनता ने सीरियसली नहीं लिया। ये तर्क हो जाता है राजनीतिक तौर पर जब बीजेपी इसका जवाब देती है। सवाल यह है कि बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल आखिर कैसे होगा, क्योंकि वाकई महंगाई का कहीं ना कहीं प्रभाव दिख रहा। आम जनता और खासतौर से जो मिडिल वर्ग है उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरा सवाल कि आरोप प्रत्यारोप से महज क्या महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? कितना सीरियसनेस है इस आरोप को लगाने में? पार्टियों का अपना खुद का जो रोल है, आरोप प्रत्यारोप से शायद महंगाई तो कम नहीं होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है अत्रे साहब आपका। जितेंद्र चंदेलिया हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है चंदेलिया साहब आपका। संदीप गोयत हैं, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है आपका संदीप गोयत साहब। और अश्विनी राणा है, अर्थशास्त्री, हमारे साथ, बहुत स्वागत है अश्विनी राणा जी आपका। सबसे पहले प्रवीण अत्रे साहब, महंगाई, डॉक्टर का इंजेक्शन धीरे धीरे और आपका इंजेक्शन महंगाई वाला वो भी धीरे धीरे, ये कांग्रेस कह रही है।
देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस एक विरोधी दल होने के नाते इस तरह के आरोप लगा सकती है, क्योंकि राजनीति में कांग्रेस के पास केवल आरोप लगाना रह गया, इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं। लेकिन अतुल जी, जहां तक जिस बात का जिक्र कांग्रेसी मित्र कर रहे हैं, देखिए ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना की महामारी के दौरान पूरे विश्व के अंदर जिस तरह से पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पे एक चोट पहुंची थी, जिस तरह से सप्लाई चेन इफेक्ट हुई थी, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भारत के ऊपर भी आया था। लेकिन जैसे ही हम कोरोना से बाहर निकले, अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पे आ रही थी, उसके बाद जो लोग जियो पॉलिटिक्स की जानकारी रखते हैं वो जानते हैं कि जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध शुरू हुआ, उसने फिर से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर असर डालना शुरू कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर विशेष तौर पे पेट्रोल, डीजल और गैस, इसके दामों पे ऊपर सीधा सीधा प्रभाव आना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण चीज एक, अतुल जी, बहुत जिसको समझना होगा, जब इस युद्ध की वजह से दुनिया के अलग अलग देशों में पेट्रोल डीजल के दाम पे असर आ रहा है, एक तरफ भारत है जहां की ऊपर जो असर आया है लगभग 2 या 3% के करीब हम उसको लेके चलते हैं, जिस तरह से 2 रुपया कुछ पैसे जो बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अमेरिका और जर्मनी जैसे देश ऐसे हैं जहां पे ये बढ़ोतरी 22 से 24%। विपक्षी मित्रों को इस बात को समझना होगा कि भारत सरकार की आर्थिक नीतियों का परिणाम है कि अभी तक हमारे ऊपर जो प्रभाव इस लड़ाई का, इस युद्ध का है, वो अभी मिनिमाइज है, और दूसरे देशों पे इसका प्रभाव बहुत व्यापक स्तर पे पड़ा है। लेकिन विपक्षी मित्र इस बात को नहीं समझेंगे, और जब विपक्षी मित्र इस तरह के आरोप लगाना शुरू करते हैं तो फिर वो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उन्हें आंकड़े देके, तथ्य देके, तुलना करके उनको समझाएं कि साहब जो आप बात कर रहे हो ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित। देखिए, जब अभी एलपीजी गैस सिलेंडर की बात होती है, अतुल जी, हम सब जानते हैं जो थोड़ा बहुत भी इन चीजों की जानकारी रखते हैं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा कंज्यूमर है तेल का, एलपीजी का, और हम अपनी जो जरूरत का तेल है लगभग 80% इंपोर्ट करते हैं, और एलपीजी तो हमारा लगभग 70% इंपोर्ट होता है। और एलपीजी का जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव है 700 रुपए सिलेंडर के करीब जो है, इसका दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार के भाव को अगर हम देखते हैं और हमारे देश की करेंसी से जब उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसमें दूसरे खर्चे होते हैं, रिफाइनरी के, गोडाउन के, ट्रांसपोर्ट के, वो सब खर्चे इसमें ऐड हो जाते हैं। लेकिन जब हम तुलना करते हैं, हम फिर करते हैं पूर्ववर्ती सरकारों के साथ, और जब हम पूर्ववर्ती सरकारों के साथ दाम की तुलना करते हैं तो हम एक चीज पाते हैं। मान लीजिए 2004 को मैं एक पैमाना मान लूं, 2004 में जिस एलपीजी सिलेंडर का दाम 281 रुपए था, 2014 जनवरी में उसी सिलेंडर का दाम 1241 रुपए हो गया था। कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार। अब आप लगा सकते हैं कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तुरंत उन्होंने इसके ऊपर जिस तरह से हमारी आर्थिक नीतियों की वजह से पे लगाम लगी, 2015 में वो 1241 रुपए का सिलेंडर 709 रुपए का हो गया था, 2016 में वो 657 का भी हुआ, 2017 में 585 रुपए का भी हुआ। ठीक है। आपने उस समय से लेकर अब के समय और इस वक्त की जो वर्तमान स्थिति है उस पर भी स्थिति साफ कर दी। चंदेलिया साहब, आपको समझ में आया जियोपॉलिटिक्स क्या होती है? अत्रे साहब ने समझाया आपको। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अतुल जी, मैं आपके सम्मानित चैनल पर, और हरियाणा का सबसे बड़ा चैनल है आपके चैनल पे मैं बताना चाहूंगा कि बड़ा हास्यास्पद लगता है जिस प्रकार की बातें अत्रे जी यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, यूक्रेन का इन्होंने जिक्र किया, यूक्रेन का युद्ध की वजह से पेट्रोल, डीजल, गैस, पीएनजी, सीएनजी के दाम जो बढ़े हैं, और कोरोना काल के बाद में जहां लोगों की नौकरियां चली गई हैं, काम धंधे बंद हो गए हैं, और देश की और प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था जहां चरमरा चुकी है, और जहां पर प्रदेश की जनता पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है, उसके बाद जब महंगाई बढ़ाई जाती है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बताना चाहता हूं, जब पूरे विश्व के अंदर आर्थिक सुनामी आई थी, आर्थिक सुनामी, अमेरिका जैसी जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वो भी अछूती नहीं रही, उसको भी दुष्परिणाम भुगतने पड़े। वहां पर भारत देश एक ऐसा देश था जिसने अपने आप को बचा के रखा आर्थिक सुनामी में। वो कैसे बचा के रखा? क्योंकि असंगठित क्षेत्र को हमने पैसा पहुंचाने का काम किया, हमने रोजगार काम नहीं किया, हमने वहां पर मदर यूनिट लगाने का काम किया। असंगठित क्षेत्र का मतलब भी मैं बता देता हूं, अगर अत्रे जी को नहीं पता, भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता, किसान, मजदूर, प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी, गवर्नमेंट सेक्टर का कर्मचारी, बेरोजगार लोग और मनरेगा में जो लोग काम कर रहे थे, उन तमाम क्षेत्रों के लोगों को हमने पैसा पहुंचाने का काम किया, उनकी जेब में पैसा देने का काम कांग्रेस ने किया।
आज यहाँ पर कोरोना काल से पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जताया, और महंगाई बढ़ने से पहले 5 राज्यों के जब उपचुनाव थे तो इनका जो मुखौटा है, जो जनता को, भोली भाली जनता को अभी नहीं दिख रहा, जो जागरूक लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो समझ चुके हैं, देश का किसान इनको समझ चुका है, देश का प्राइवेट और गवर्नमेंट कर्मचारी इनको समझ चुका है, शिक्षित युवा इनको समझ चुका है, अर्थशास्त्री लोग इनको समझ चुके हैं। उन्होंने सबने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद आप देख लेना, ये जो चुनाव से पहले इनकी नीति है, कोई यूक्रेन युद्ध बीच में नहीं आएगा, कोई अर्थव्यवस्था, कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई मामला बीच में नहीं आएगा, ये युद्ध की आड़ में ये महंगाई को बढ़ाने का काम करेंगे। वही काम हुआ। चंदेलिया साहब, जब आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं ना, तो मेरा सवाल ये है कि जब वो सब कुछ पहले से ही जान लेते हैं, फिर भी उनकी बात जनता क्यों नहीं मान रही? आपने तो कई जगहों पर जहां चुनाव थे वहां मुद्दा उठाया, ये महंगाई आपका प्रमुख मुद्दा था, परिणाम क्या रहा? बहुत जल्दी से अत्रे साहब जवाब देंगे, छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं गोयल साहब के पास जाऊंगा। अतुल जी, विपक्ष का काम होता है नहीं, बिल्कुल आपका काम आप करिए, मैं तो बस इतना पूछ रहा हूं ना पत्रकार के तौर पे कि आप चिताते रहते हैं, राहुल गांधी को सब पता रहता है कोरोना कब आएगा, कोरोना से क्या होगा, महंगाई कब बढ़ेगी, लेकिन फिर भी जनता उनको समझ नहीं पा रही है ना। अत्रे साहब जल्दी से, चुनाव हटते ही यूक्रेन का असर आ गया, ये कह रहे हैं चंदेलिया साहब। अतुल जी, कलम पर बंदूक का पहरा है, सरकार का दबाव है, ये भी हम समझते हैं। चुप करा दें चंदेलिया साहब, एक मिनट अत्रे साहब, एक मिनट चंदेलिया साहब, राहुल गांधी, एक मिनट अत्रे साहब, एक मिनट, कुछ काउंटर उन्होंने किया है, उसका जवाब मैं दे दूं जरा। कलम पर किसका पहरा है ये आप तय करते रहिए, मैं तो चर्चा कर रहा हूं यहां पर बैठकर। चंदेलिया साहब, तो आपकी जानकारी मुझे लगता है कि थोड़ी सी दुरुस्त नहीं है, अपनी जानकारी आप दुरुस्त कर लीजिए। कलम पर कोई पहरा नहीं, अगर पहरा होता तो मैं और आप बैठकर यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे होते, ठीक है? नहीं, आप अपने नेता की बात को जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या आपके और आपके नेता के फेल्योर है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। कलम पर कोई पहरा नहीं, और कलम पर पहरा कम से कम आप मत बताइए। 75 में किसने पहरा लगाया था, या आपको भी पता है या नहीं पता है तो कह लीजिएगा। सबसे पहले कलम पर किसने पहरा लगाया था? चंदेलिया साहब, पता है कि नहीं पता है? सबसे पहले पहरा किसने लगाया था कलम पर? पूरे देश में किसने लगाया था? जवाब अगर है तो दे दीजिए, नहीं तो आपके जो सवाल थे उसका जवाब अत्रे साहब देंगे, मेरा रोल खत्म अभी। अरे भाई, जवाब है तो दे दीजिए, वरना चिल्लाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसे चिल्लाने से चर्चा नहीं होती है। नहीं, चिल्लाने वाली चर्चा मैं नहीं करता सर। चंदेलिया साहब, अरे चंदेलिया साहब, मेरे से लड़ने आए क्या? मेरा सवाल है, अगर कलम पर पहरा की बात करते हैं ना, तो जरा 75 याद कर लीजिए, पूरे देश में किसने लगाया था पहरा। नहीं, ये परंपरा किसने शुरू की थी वो याद कर लीजिए, और ये तुम तड़ाक मत करिए, मैं सभ्यता से बात कर रहा हूँ, सभ्यता से बात करिए। ये तुम तड़ाक वाली भाषा ना तो मैं सुनता हूँ और ना ही मैं बोलता हूँ। चंदेलिया साहब, अरे चंदेलिया साहब, सुन तो लीजिए, इतना बौखला क्यों रहे हैं? इतना क्यों बौखला रहे हैं भाई? जनता को समझ में, अरे जनता ही तो नहीं आपको समझ रही है, तो मैं आपसे कह रहा था, उसमें भी बुरा लग गया आपको। इतना क्यों बौखला रहे हैं? मीडिया से मत लड़िए, पार्टी से लड़िए जाकर, मीडिया से लड़कर कुछ नहीं होगा। और कलम का पहरा लगाने वाले कौन हैं ये आपको अगर नहीं पता है तो आप पढ़ के आया करिए। बहरहाल, अब चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, विषय भटकाइए मत, आप खुद भटक गए हैं, विषय को मत भटकाइए। अत्रे साहब जल्दी से जवाब दीजिए, यूक्रेन का असर चुनाव के बाद ही क्यों आया तेल पर? देखिए, ऐसा है अतुल जी, मैं फिर दोबारा से दोहराऊंगा कि चुनाव का तेल के दाम से के साथ जोड़ना मुझे लगता है किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। जो बाकी देशों में तेल का दाम बढ़ा, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो ब्रिटेन है, चाहे वो अमेरिका है, हमारे पड़ोस में श्रीलंका है, बर्मा है, क्या वहां पे चुनाव थे? क्या वहां चुनाव की वजह से बढ़ गया? तो ये तो मतलब कुतर्क है विपक्ष का। लेकिन जो अभी कलम के ऊपर पहरे की बात हो रही थी, 1975 इमरजेंसी का जिक्र आपने कर दिया, एक बात मैं इससे आगे ले जाता हूं। देश के अंदर पहला संविधान संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसीलिए किया था कि पत्रकारिता के ऊपर अंकुश लगाया जाए। देश की 2 मैगजीन थी जिन्होंने नेहरू साहब की विदेश नीति की आलोचना कर दी थी, नेहरू साहब ने उनको बैन कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को झाड़ लगाई और नेहरू जी ने संविधान संशोधन कर दिया। लौट आइए, अत्रे साहब छोड़ दीजिए, लौट आइए। कलम पर पहरा पर मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ ना, मैं खुद बोल रहा हूँ, अगर कलम पर पहरा होता तो मैं और आप यहाँ पर बैठकर इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। चंदेलिया साहब, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है सर, ज्यादा चिल्लाने से आपकी बात सच नहीं हो जाएगी।
चिल्लाना अगर है तो चिल्लाना हम सबको आता है सर, आपसे अच्छी आवाज है चिल्लाने के लिए। नहीं केवल ये कह रहा जो मेरा टॉपिक है ना उस पर हमें बात करने दीजिए। संदीप गोयल साहब, सवाल इस बात का है कि एक बात तो है कि हाँ महंगाई बढ़ रही, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार हो रही, लेकिन क्या वाकई ये वैश्विक जो स्थितियां हैं उसकी वजह से है, जो तर्क है प्रवीण अत्रे साहब का? देखिए अतुल जी, प्रवीण अत्रे साहब की पार्टी पहले हिंदुस्तान के अंदर आज से 9 साल पहले जेल भरो आंदोलन करती थी इसी महंगाई के खिलाफ, इसी सिलेंडर की बढ़ोतरी खिलाफ। आज यही भाजपा सरकार शायद जनता के खिलाफ जेब काटो आंदोलन चला रही है। आप ये देखिए, लगभग 1 महीने पहले यूक्रेन और रशिया का वार स्टार्ट हुआ था और मेरे भाई प्रवीण अत्रे जी ने जियोपॉलिटिक्स के एक शब्द को बड़ा इस्तेमाल करके शायद पूरे प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। ये बात नहीं कहना चाहते आपके टीवी के माध्यम से कि राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी के संबोधन में महंगाई को कम करने का ना तो कोई सुझाव दिया गया, ना कोई योजना दी गई। ये टीवी चैनल पर चिल्ला चिल्ली जरूर करेंगे, प्रदेश के लोगों को राहत देने के लिए एक सकारात्मक प्रयास प्रदेश की विधानसभा में बैठकर नहीं करते। आप ये देखिए, आज एक आम आदमी का खाना, जो मैं तो एक साधारण आदमी की बात करता हूँ, वो हरी मिर्च खाता है, 200 रुपए किलो आज वो बिक रही है। एक गरीब आदमी जो बिल्कुल दबा कुचला इंसान है, मिर्च के साथ रोटी खाता है, सरसों का तेल इस्तेमाल करता है, 80% की बढ़ोतरी सरसों के तेल में कर दी। और ये कौन सी जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? क्या ये सारी चीजें रशिया से हुई है? पेट्रोल डीजल की बात करें तो शायद प्रवीण अत्रे जी को भी ज्ञान इस बात का है कि हिंदुस्तान की तेल कंपनियों ने शायद $25 प्रति बैरल के हिसाब से कम रेट में रशिया से परचेज किया था, जिसको लेकर अमेरिका ने भी इंडिया को चेताने का काम किया था। अमेरिका ने भी इंडिया को धमकी दी कि आप इस प्रकार से तेल मत खरीदें। तो ये आपको तो सस्ता तेल दिया गया रशिया से, आपको ऐसी कौन सी ट्रीटी कर दी है, ऐसा कौन सा आपका वार छिड़ा हुआ है रूस के साथ, या फिर आप रूस के विरोधी देश हैं? कौन सी झूठ आपके सामने परोस रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स ने इस हिंदुस्तान की महंगाई को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। मेरा ये कहना है कि ये टोटली ये जो महंगाई है पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर की, खासकर सरकार द्वारा संचालित है। जब सरकार ने चाहा कि महंगाई बढ़ानी है, बढ़ा दी। जब सरकार को लगा ब्रेक लगाने, चुनाव है, 28 तारीख को शायद बम्बारिंग स्टार्ट हुई थी रशिया के अंदर, 10 अप्रैल को चुनाव था, 13-14 दिन 1 रुपया नहीं बढ़ा, काउंटिंग तक नहीं बढ़ा, अब बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कब? जब 20 से 25 रुपए, $20 प्रति बैरल पे सस्ता तेल भारत की कंपनियों ने खरीदने का सोचा। अखबार के माध्यम से सभी देशवासियों को इस चीज की जानकारी हुई। महंगाई को लेकर प्रयास नहीं करेंगे, हम कटाक्ष करेंगे, गले में सिलेंडर, नकली सिलेंडर की प्रदर्शन करेंगे, नंगे बदन गृह मंत्री जी सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, महंगाई को रोएंगे। परंतु आज प्रदेश में देखिए, जहां भाजपा, ठीक है, एक छोटा काउंटर जवाब प्रवीण अत्रे का, उसके बाद में जाऊंगा अश्विनी राणा साहब के पास। छोटा सा फैक्ट रखूंगा, आज भाजपा सरकार आई है, भाजपा सरकार आने से पहले गैस सिलेंडर मात्र केवल 410 रुपए में बिकता था, आज वही सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया। ठीक है, जवाब ले लीजिए गोयल साहब, जवाब ले लीजिए अत्रे साहब का। अत्रे साहब, पहली बात तो ये है कि $25 प्रति बैरल का दाम कभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में हुआ नहीं है, पहला झूठ है इनका। दूसरा झूठ, 137 दिनों के बाद, अरे कैसे रूस माल लुटा रहा है ना, रूस अपना माल लुटा रहा है ना। अरे भाई सुनो, अरे भाई फैक्ट को मत तोड़ो, झूठ मत बोलो, पागल नहीं है लोग। आप थोड़ी बात सुना करो, कितने रुपए डॉलर आपने सस्ता भारत की कंपनियों ने खरीदा है, ये नहीं कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो रेट कम हो गया। अरे भाई ज्ञान मत बांटा करो, झूठ मत बोलाकर पब्लिक को असली बात बताया करो, धोखा में मत रखो। आप लोगों की नीतियों ने ही तो देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया, आज महंगाई के अंदर लोग परेशान है। झूठ मत बोलिए, बता दीजिए, झूठ मत बोलिए। अरे भाई आप चुप हो जाओ बीच में, क्यों? अरे झूठ मत बोलिए भाई। अरे आप सुन लो ना, अपनी बारी में ठीक कर लेना। मैंने कहा कि हम पे खरीद की गई है, मैंने अखबार में। एक मिनट गोयल साहब, वो कह रहे हैं कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं ना तो आप अपनी बारी में उसको करेक्ट कर लीजिएगा। प्रवीण अत्रे को कंटिन्यू करने दीजिए। दूसरी बात ये कहते जी 13-14 दिन तक तो कोई दाम नहीं बढ़े थे, इनको ये भी ज्ञान नहीं है, 137 दिन के बाद ये दाम बढ़ा है। दूसरी बात, अगस्त के अंदर जिस वक्त केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके, हरियाणा प्रदेश सरकार ने वैट ड्यूटी कम करके आम जनता को इस विषय पे राहत दी थी, उस वक्त क्या ये संदीप गोयल जैसे लोग या कांग्रेस के प्रवक्ता जैसे लोग, इन्होंने एक बार भी ये सवाल पूछा कि जितने भाजपा शासित प्रदेश है
या भाजपा की गठबंधन की सरकारें हैं, सबने अगस्त के अंदर अपना वैट कम किया केंद्र सरकार के साथ, लेकिन कांग्रेस शासित किसी प्रदेश ने अपना वैट कम नहीं किया, बल्कि महाराष्ट्र वोट के भी मारेंगे और मल्लम भी लगाएंगे। अरे भाई बीच में क्यों बोलते हो भाई? अरे काटे भी के मल्लम भी लगाएंगे। तो आपने पूछा क्यों नहीं कि कांग्रेस? अरे हम तो पूछते तभी तो आपको कम करना पड़ा। ठीक है, अब जरा आप तीनों लोग शांत हो जाइए। मैं अश्विनी राणा साहब के पास जा रहा हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अश्विनी राणा साहब, देखिए राजनीति तो दिखाई देती है, जब जो सत्ता में होता है वो कहता है नहीं ये है दिक्कत, हम कर रहे हैं, जो विपक्ष में वो कहता है कि क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन असल सच क्या है? इस बढ़ती महंगाई जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, उसका जियोपॉलिटिक्स के वजह से ये असर दिख रहा है, यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से ये असर दिख रहा है, या फिर कुछ और गड़बड़ी है जो आपको समझ में आ रहा? देखिए, ये जो आज महंगाई है, महंगाई हर सरकार के समय पर रही है और महंगाई समय समय पर बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। कोई भी सरकार रहे, वो जब भी कोई सरकार ये नहीं चाहती कि जो जनता के ऊपर महंगाई थोपी जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो जो सरकारें सत्ता में रहती हैं वो अपना प्रयास करते हैं। लेकिन प्रश्न आज जो महंगाई का है, तो आज पेट्रोल और डीजल और सबके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो रेट बढ़े हैं, उसका निर्धारण उसी दिन हो गया था जिस दिन यूक्रेन रूस वार शुरू हुआ। उस समय भी हमने चर्चा में कहा था कि अगर ये 2-3-4 दिन में ये जो युद्ध है ये समाप्त हो जाता है तो इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये युद्ध हफ्ते और 10 दिन से ऊपर चला गया तो इसका बहुत ज्यादा जो है वो असर पड़ेगा। और महंगाई का असर जो है वो कुल मिला के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कारण ही है, पर बाकी सारी चीजों का इफेक्ट है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उनकी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट बढ़े हैं उसका असर जो है आस्ता आस्ता सरकारों के ऊपर जो आता है। अभी तक कंपनियां जो भी महंगा तेल अगर ले रही थी तो वो उन्होंने उसका खर्चा वहन किया है। लगभग 19,000-20,000 करोड़ रुपए कंपनियों ने काटा, उसका उठाया और जनता को वो पेट्रोल डीजल किया है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो जिस प्रकार से रेट इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हैं उस प्रकार से कंपनियों ने रेट बढ़ाए नहीं है। अब ये रेट बढ़ाने का काम कंपनियों का है, लेकिन हम उसको सरकार किसी को भी दोषी ठहराए। हाँ, सरकार को इस समय जरूर जनता को राहत देने के लिए कुछ ना कुछ राहत पैकेज लाने के लिए सोचना चाहिए, और मुझे लगता है कोई भी सरकार है वो सोच रही होगी। लेकिन कुल मिला के देखें तो इफेक्ट जो है वो अंतरराष्ट्रीय जो युद्ध है उसमें और उसमें जो प्राइसेस है क्रूड ऑयल के, उसका इफेक्ट जो है ये सारा जो है आज की इस महंगाई के ऊपर उसका इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अश्विनी राणा साहब, सवाल ये है ना कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर तो आप कह रहे हैं कि असर है, चलिए माना भी, लेकिन सरसों का तेल उसको लेकर भी विपक्ष कह रहा है कि भाई उस पर कौन सा असर है, उसका कौन सा देश की लड़ाई है कि उसके वजह से सरसों के तेल पे उसका प्रभाव आ गया। देखिए, अब ये जो एग्रीकल्चर का है, बहुत सारी एग्रीकल्चर में उस क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है एग्रीकल्चर को, उसमें घुसेंगे तो बहुत से लोग उसके ऊपर शोर मचाना शुरू कर। बहुत से किसानों ने बहुत सी अपनी फसलों को डाइवर्ट किया, मतलब अब वो मिर्च की बात कर रहे थे। अगर मिर्च की हमेशा जो है कोई भी कृषि की फसल है वो हर साल एक जैसी होगी ऐसा तो होता नहीं है, किसी साल वो अच्छी हो जाती है, किसी साल कम होती है। अगर फसल कम होगी तो उसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, अगर फसल ज्यादा होती है तो रेट कम करना शुरू हो जाता है। तो अब ये डाटा तो इनको देना पड़ेगा कि भाई फसल कम होने के कारण रेट बढ़े हैं, कि सरकार उसमें तेल का रेट नहीं बढ़ा रही है। चलिए, यानी दोनों चीजें स्पष्ट हो गई। अब बताइए चंदेलिया साहब, उसके बाद गोयल साहब के पास आऊंगा, मुस्कुरा रहे हैं, आऊंगा गोयल साहब आऊंगा। चंदेलिया साहब बताइए, पेट्रोलियम पर तो कम से कम किस वजह से असर है, ये अश्विनी राणा साहब ने बता दिया, अब ये मत कहिएगा कि उनके ऊपर भी सरकार का असर है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मुझे लगता है जब हमारी प्रदेश की सरकार, जहां पर कोरोना काल के बाद लोगों की नौकरियां, लोगों के काम धंधे जहां ठप हो गए, जहां कोई हम मदर यूनिट नहीं लगा पाए, जहां हम घोषणाओं के जो हमारी घोषणाएं थी हमारे डबल इंजन की सरकार की, जो मनोहर विजन की सरकार है कि हम हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज देंगे, वो नहीं दे पाए। ऊपर से जहां 400 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा के अंदर मिलता था, आज वो 1000 रुपए में मिल रहा है। आज आप देख सकते हैं खाद्य सामग्री किस तरीके से बढ़ती जा रही है। इन्होंने पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को मकान देने की बात कही, तो ये बताएं। आज मेरा सवाल है एक, इस महंगाई के दौर में रोजी रोटी, कपड़ा और मकान गरीब मध्यम वर्ग
की गई। ये सरकार न किसान की है, न मजदूर की है, न कर्मचारी की है, न असंगठित क्षेत्र के लोगों की है, न शिक्षित युवाओं की है। शराब रजिस्ट्री घोटाला, भैर भ्रष्टाचार का माहौल और अपराधियों की ये सरकार है। तो बड़ा दुर्भाग्य चंदेलिया साहब देखिए, ये तो रूटीन वाले आपके आरोप है। रूटीन में आप आरोप लगाते रहते हैं और ये आरोप आपने यूपी में भी जाकर लगाया। चुनाव में आपका हश्र क्या हुआ आपको पता है। पंजाब में आपने खुद की सरकार गंवा दी है, ये भी आपको पता है। मेरा सवाल फोकस्ड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, उसका बताया अश्विनी राणा जी ने बताया। मेरा सवाल पूरा फोकस्ड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की स्थिति, खासतौर पर उस पर कह रहे हैं चंदेलिया साहब, जो खुद अश्विनी राणा साहब ने कहा है कि असर है कहीं ना कहीं युद्ध का। मुझे कंप्लीट करने का मौका देंगे आप? नहीं, आप ही कंप्लीट कर रहे थे, ऐसा थोड़े ना कि मैं कंप्लीट कर रहा था। जी रूटीन वाले आरोप मत लगाइए, वो तो आप आरोप लगाते हैं चुनावी दौर में। देश की जनता आपको देख रही है, देश की जनता आपको देख रही है। नहीं, देश की जनता आपको भी देख रही है, देश की जनता आपको भी देख रही है। रटा रटाए भाषण मत पढ़िए यहाँ पर चंदेलिया साहब, देश की जनता आपको भी देख रही है, मुझे तो देखती है। रटा रटाया भाषण मत पढ़िए, रटा रटाया भाषण मत पढ़िए। महंगाई बढ़ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये तो आप चुनाव में बोलते हैं ना जाकर, उसका कोई असर नहीं आता है आप पर। आपकी कहां जीत हुई वो छोड़ दीजिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं चुनाव पे नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर असर इस वजह से है, ये बीजेपी का भी तर्क है और एक अर्थशास्त्री का भी तर्क है। उसको आप मानते हैं या नहीं मानते? अतुल जी आप ही बोलते रहेंगे, आप बोलते रहिए, फिर हमें यहाँ डिबेट में बुलाने का कोई फायदा। सर आपकी इच्छा, आपकी इच्छा। अब आप ये तय नहीं करेंगे कि आप बोलेंगे और मैं सुनता रहूंगा, आप भाषण देंगे। आपकी चुनावी जनसभा है क्या ये? नहीं, आपकी ये चुनावी जनसभा है क्या? आप व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं बार बार? मुझसे लड़ने आए क्या? मुझसे लड़ने आए क्या? अरे क्या कंप्लीट कर रहे हैं सर आप? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आप जा रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, मेडिकल कॉलेज नहीं बने हैं, तमाम चीजें नहीं बनी है, उस पर आप रोज चर्चा करते हैं ना। मैं इस टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूं, मैं पूरी करूं अपनी बात। आप नहीं कर रहे हैं ना सर। आप रूटीन वाली बातें लगातार बोल रहे हैं, जो आप बोलते हैं आपका अधिकार है, बोलिए। यहां पर वो बोलेंगे तो वक्त जाया होगा ना। अरे मेरा सवाल तो आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं ना, जो मैंने पूछा वो जवाब नहीं दिया आपने। कहां जवाब दे रहे हैं आप? कहां इतना भड़क क्यों रहे हैं? इतना भड़क क्यों रहे हैं? आप प्रवक्ता बन रहे हैं भाजपा के। अरे आप तय करेंगे क्या? आप प्रवक्ता बन रहे हैं, आप तय करेंगे? आप तय करेंगे? नहीं, आप तय करेंगे? नरेंद्र मोदी की ये आप तय करेंगे? आपातकाल लगाने वाले तय करेंगे कि मीडिया पर पहरा है? आप तय करेंगे? हरियाणा के, अरे हरियाणा के नहीं, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं। आप तय करेंगे? मैं प्रवक्ता हूं कि नहीं हूं? हरियाणा के नहीं, मैं प्रवक्ता हूं कि नहीं हूं? आप तय करेंगे? ये सर्टिफिकेट जो लेकर आते हैं ना, इसको लेकर जाइएगा और अपने कमरे में लगा लीजिएगा, दीवार पर चिपका लीजिएगा और रोज पढ़ते रहिएगा। सुनिए मेरी बात। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। ये धमकाइए मत कि सुनिए मेरी बात। ये कौन सा तरीका है? तू तड़ाक आप करें, धमकाएं आप, सवाल का जवाब आप न दें, सर्टिफिकेट आप बांटे। सर्टिफिकेट मत बांटिए। मैं यहां पर सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठा हूं आपका, किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का। बहरहाल अत्रे साहब आपके पास आऊं, पहले मैं गोयत साहब के पास जाऊंगा। चंदेलिया साहब शांत हो जाइए, जवाब नहीं है तो शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, वक्त जाया मत करिए। गोयत साहब का टाइम है, गोयत साहब का टाइम है। संदीप गोयत, जो बात अश्विनी राणा ने कही है मैं उसको कोट करता हूं। अश्विनी राणा को मैं कोट करता हूं, वो कह रहे हैं कि कम से कम पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उस पे असर है युद्ध का। आप मानते हैं या आप असहमत हैं? नहीं, मैं सहमत हूं अतुल जी। आप ये देखिए, मैं इसलिए असहमत हूं, अगर आप हिंदुस्तान के डाटा देखें कि हिंदुस्तान किस किस कंट्री से तेल खरीदता है, तो जो मेरे पास रिपोर्ट है, भाजपा की भी वही रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरेबिया से खरीदता है, फिर इराक से खरीदता है, उसके बाद यूएसए से खरीदता है और रसिया से केवल 1% मात्रा में खरीदता है। तो मेरा मानना है कि अश्विनी राणा जी शायद इस बात पर स्पष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि 1% का प्रभाव इतनी बड़ी महंगाई के ऊपर रशिया का रीजन नहीं हो सकता, और वो भी तब जब हिंदुस्तान की कंपनियों ने, तेल कंपनियों ने रशिया से जो पहले रेट होते थे उन रेट से $25 प्रति बैरल कम के रेट पर परचेजिंग की है। इसलिए मैं कतई सहमत नहीं हुआ सुनी राणा जी की बात से। ठीक और है। दूसरी बात आई लोहा, सीमेंट, आप इनके नमक, आप नमक का देख लिए 35% की बढ़ोतरी नमक में कर दी, दाल चावल शक्कर में 40% तक की बढ़ोतरी कर दी, और सरसों का तेल तो मैं कहता हूं कि रिकॉर्ड ही तोड़ चुका है 80% से ऊपर। ये तो शायद ना कोरोना काल, ना कोई रशिया का वार,
बीजेपी का क्या तरीका है तुलसी? महंगाई आई कोरोना की वजह से आई, उससे पहले की आई कांग्रेस की वजह से आई, अब की आई रशिया की वजह से आई। इनको ये शायद देश को भ्रमित करते हैं। रशिया हिंदुस्तान के लिए एक सबसे बड़ा आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए तो हम मान सकते हैं, हमारी परचेजिंग सबसे ज्यादा वहां की है, लेकिन ऑयल के मामले में रशिया का परसेंटेज, रशिया का रेशियो बहुत कम है। ना तो यहाँ जियोपॉलिटिक्स के कोई कारण है, ना यहाँ रशिया का वार का कारण है। ये भाजपा संचालित जो महंगाई है, ये जैसे ही चुनाव खत्म होते ही अपना फिर दोबारा संचालन शुरू कर देते हैं। अब चलाओ महंगाई। पहले देखिए एक्साइज ड्यूटी कम होती थी, इन्होंने एक्साइज ड्यूटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बाद में एक्साइज ड्यूटी थोड़ी कम करके कह दिया हमने राहत दे दी। अरे भैया, तेल कंपनियों ने तेल को महंगे बताइए अत्र साहब, जवाब दीजिए। पेट्रोलियम पर भी वो मानने को तैयार नहीं है, युद्ध का असर है, और उसके अलावा तेल से लेकर मिर्च से लेकर और भी तमाम प्रोडक्ट हैं, उनको लेकर भी वो सवाल वही पूछ रहे हैं, उस पर किसका असर है? देखिए अतुल, ऐसा है, ये बात तो हम भी जानते हैं कि जब किसी भी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे बढ़ती है? जब तेल के दाम बढ़ते हैं, स्वाभाविक है लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है, और जब लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका प्रभाव हर पदार्थ पे, हर वस्तु पे उसका प्रभाव आता है। इस बात से तो इनकार ही नहीं किया जा सकता है, तो बड़ा सामान्य अर्थशास्त्र। लेकिन जो भाई यहाँ बैठ के कह रहे थे कि साहब हिंदुस्तान अमेरिका से तेल खरीदता है, देखिए मैं जब ये बोलता हूं ना कि ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं, इनको शायद यही नहीं पता अमेरिका में जो तेल निकलता है सेल ऑयल निकलता है। हमारे यहाँ रिफाइनरी नहीं है जो सेल ऑयल को रिफाइन कर सके। इनको इस बात की जानकारी नहीं है किस देश में टाइम्स बोलता है, आपकी तरह नहीं, आपकी तरह एक अज्ञानी अर्थशास्त्री नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स अखबार की मैं कोट कर रहा हूँ। आपकी जरूरत नहीं है, आपका ज्ञान मुझे पता है कितना है, लेकिन मैं इकोनॉमिक टाइम्स को कोट करके बोल रहा हूँ। एक तो डिबेट करना सीख ले भाई, डिबेट करना सीख। अरे भैया, आप सीखो, ज्यादा ज्ञान मत बांटो, अपना ज्ञान अपनी सीमित रखो। इकोनॉमिक्स टाइम्स को अखबार को पढ़ के बोला करो, चौथी बातें करने से कोई चारा नहीं है। जनता पागल नहीं है, देश में पढ़ा लिखा युवक है, इकोनॉमिक्स टाइम्स को पढ़ता है, आपकी बातों को सुनकर फैसले नहीं करता, वो अखबार में छपता है। आपकी सरकार खुद को डिस्क्लोज करती है कि हम कितना परसेंटेज खरीदते हैं, रशिया हमारा कितना बड़ा पार्टनरशिप करता है, कितना डिलीवर करता है, ये इकोनॉमिक टाइम्स बोलता है। पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आप ज्यादा जानकारी रखते हो, इसलिए आपकी जानकारी और दुरुस्त कीजिए। इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए मेरे भाई परवीन, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ के आया करो टीवी पर। ऐसे भाजपा का मुखपत्र पढ़ के मत आया करो, आप मुखपत्र पढ़ के मत आया करो भाजपा का, और आपको ये भी नहीं पता टाइम्स पढ़ के चर्चा किया करो टीवी पैनल के ऊपर। चुप करवा दो अपना समय खराब। अत्रे साहब जल्दी से, गोयल साहब एक मिनट सुन लीजिए, गोयल साहब सुन लीजिए, समय खराब करने आ जाते। हाँ, दूसरी बात देखिए, एक दूसरी बात मैं ये कह रहा था, ये कहते हैं कि साहब आप रशिया से कितना खरीदते हो, सऊदी अरब से इतना खरीदते हो। मैं फिर वही बात कहूंगा कि साहब आपको जियोपॉलिटिक्स, देखिए जब युद्ध होता है सप्लाई इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जब उत्पादन इफेक्ट होगा तो स्वाभाविक है उसका असर कीमतों पे आएगा, और जब कीमतों पे असर आएगा तो सप्लाई और डिमांड की चेन टूटेगी, दाम बढ़ेंगे। इन चीजों को समझाने के लिए मुझे नहीं लगता। अब दूसरी बात जो यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उस मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि इन भाई की बातें तो लॉजिक वाली नहीं है। जो राजनीतिक दल देश के लोगों को शौचालय तक नहीं दे सका, जो राजनीतिक दल पूरे देश के गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर सका, जो राजनीतिक दल जो कह रहे थे किसानों के बिल माफ कर दिए हैं, राजस्थान में किसान अब तक इंतजार कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के किसान अब तक इंतजार कर रहे हैं कि राहुल जी कहते गए थे कि पहले 10 दिनों में किसानों के लोन माफ कर देंगे, वो आज तक इंतजार कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद इस देश के संसाधनों को लूटता रहा हो, जिस राजनीतिक दल के नेताओं ने लगातार देश के अंदर लूट मचाई हो, वो बैठ के हमें ज्ञान दे रहे हैं। कितना दुख और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं। साहब आपको एक सामान्य जरूरत है। ठीक है अत्रे साहब मैं आपको रोक रहा हूं सर, समय थोड़ा कम है। अत्रे साहब मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा, लेकिन अभी रोक रहा हूं। अत्रे साहब अभी रोक रहा हूं आपको, प्रवीण अत्रे अभी आपको रोक रहा हूं, और चंदेलिया साहब आप भी शांत हो जाइए। मैं अश्विनी राणा साहब के पास जा रहा हूं। अश्विनी राणा साहब, मेरा फिर से सवाल है, इस चर्चा में एक चीज तो निकल कर आई, एक विपक्षी दल जिन्होंने आज प्रोटेस्ट किया था वो कहते हैं कि कलम पर भी पहरा है, दूसरे विपक्षी दल के प्रवक्ता गोयल साहब हैं, वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ के वो आए हैं इसलिए वो सवाल सही उठा रहे हैं, यानी कलम पर पहरा नहीं है, खबर छप रही है, आकलन हो रहा है। तो वो तो जो आरोप था वो खत्म हो गया, मीडिया पर पहरा वाला या वो बातें जो थी वो तो खत्म। अब हम मुद्दे पर आ जाते हैं। जो आपने कहा उससे भी इनेलो के प्रवक्ता सहमत नहीं हो रहे। बाकी प्रोडक्ट्स को तो अलग कर दीजिए, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर भी कहते हैं कि कम से कम उस पर युद्ध का वैसे असर नहीं होगा।
ये क्या सच है या वो समझ नहीं पा रहे हैं या आप समझा नहीं पा रहे? देखिए, वो पॉलिटिकल प्रवक्ता है, उनको अपनी पार्टी की तरफ से जो बात है वो रखनी है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि अगर संदीप जी अखबार पढ़ते हैं तो उसमें अखबार में आज जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का रेट है वो देख लें क्या है। क्रूड ऑयल का रेट जो है इंटरनेशनली डिसाइड होता है, इंडिया उसको डिसाइड नहीं करता, और एक कोई अरब कंट्री डिसाइड नहीं करता, रशिया नहीं डिसाइड। रशिया ने ऑफर किया है सस्ता, अभी तक वो उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ और ना वो तेल आया है। जब आएगा तो निश्चित रूप से उसका जो लाभ है वो जनता तक जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल लोगों का काम है, उनको करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, अगर वो कुछ ऐसा नहीं कर पाती तो ओपोजिशन का काम है, उसको उनको उनकी अधिकार है कि वो अपनी मांगों को रखें। लेकिन जो हम भ्रम फैलाना शुरू कर देते हैं वो ठीक नहीं है। आप संदीप जी अपना देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में आज क्रूड का प्राइस क्या है, वो अलग अलग रशिया या अमेरिका उसको डिसाइड नहीं कर रहा। वो वार के कारण आज कितने 40 से $50 जो है वो ऊपर गया है, तो उसका इफेक्ट अभी तो देश में कम है। अगर ये लड़ाई और चली और ये अगर विश्व युद्ध में परिवर्तन हुआ तो इसको आप देखेंगे कि ये कहां जाता है, तो उसके कारण फिर हम कहेंगे। और मान लो अगर जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनी, वो थोड़ा सा भार जो है जनता पर डाल रही है, तो वो भार है वो खुद भी सह रही है, वो भी अपना घाटे में जो है जनता को दे रही है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि सरकार उसको ना चाहते हुए भी कंट्रोल कर रही है कि एकदम से आप रेट मत बढ़ाइए, थोड़ा सा जो उसका घाटा है वो कंपनियां भी जो है वो शेयर करें ताकि जनता के ऊपर एकदम से प्रेशर ना आए। ठीक है। लेकिन एक और सवाल अश्विनी राणा साहब, जल्दी से, अगर पेट्रोलियम से अलग हटकर बाकी चीजों की बात करें तो आपने खुद भी पहले कमेंट में कहा था कि नहीं, जरूर कहीं ना कहीं एक राहत पैकेज की जरूरत है। ये तो कम से कम सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल, राहत पैकेज सरकार को लाना ही चाहिए। जैसे कोविड में मैनेज करते हुए सरकार बहुत सारे उन्होंने बैंकों के द्वारा लोगों को राहत पैकेज किया। इस महंगाई के ऊपर भी उनको जहां जहां लगता है कि भाई सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है और लोग उसका कोई जो है उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो ऐसी सारी चीजों को देखते हुए सरकार को सख्ती से कदम उठाना चाहिए ताकि वो जनता जो है उसके कारण से परेशान ना हो। चंदेलिया साहब, फाइनल कमेंट आपका। आरोप प्रत्यारोप से महंगाई कम हो जाएगी क्या? देखिए, मैं आपके सम्मानित चैनल पर अतुल जी कहना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर 10 दिन का बजट चला और हमारे सीएलपी लीडर नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा ने 3 लाख करोड़ के कर्ज की बात की ही और कहा उन्होंने कि नीरस है ये बजट। महंगाई की मार के बाद बजट से प्रदेश की जनता को कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है और ना ही कहीं गरीब की, मध्यम वर्ग की, कहीं भी कर्मचारी की बात वहां पर नहीं कही गई, किसान की बात वहां पर नहीं की गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण। उसके साथ में जो महंगाई की मार पड़ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एशिया की कंट्रीज की हम बात कर लेते हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनकी आप देख लीजिए, वहां पर भी महंगाई बढ़नी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो वहां भी प्रभाव पड़ना चाहिए, महंगाई वहां भी बढ़नी चाहिए। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां पर तो महंगाई नहीं बढ़ी। हिंदुस्तान के अंदर 5 राज्यों के अरे चुनाव होते श्रीलंका महंगाई में तो नहीं बढ़ती, लेकिन महंगाई महंगाई बढ़ती है चुनावों के बाद में। आज हमारी नेता कुमारी शैलजा, हमारी नेता कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों पर हमने प्रदर्शन किया है और कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जब अनीति और जन विरोधी नीति इनकी प्रदेश की सरकार की होगी या मोदी जी की सरकार की होगी, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी पीसीसी प्रेसिडेंट कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में, इसमें कोई रोक भी नहीं सकता है चंदेलिया साहब, इसमें आपको कोई रोक भी नहीं रहा है। महंगाई की आवाज उठाइए। नहीं, बिल्कुल आपको उठाना चाहिए भी, आपका जिम्मा है, आपका अधिकार है। ये सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है चंदेलिया साहब। आपने बिल्कुल मुद्दा उठाया, मुद्दा उठाने में कोई आपत्ति नहीं कर सकता, लेकिन उस मुद्दे को उठाकर मिला क्या, सवाल ये भी तो है ना। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि मुद्दा उठाया हमने, तो मुद्दा तो आपने चुनाव में भी उठाया था, खैर, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप विपक्ष में हैं तो ये वाकई आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुद्दा उठाएं, लगातार सक्रिय रहें। अंधेर नगरी चौपट राजा टका गोयत साहब नहीं, आपकी तो अब अंधेर नगरी भी नहीं रहेगी। एक जगह भी आपने चुनाव लड़ा था, वहां तो अंधेर नगरी भी नहीं रह गई। गोयत साहब,
देखिए अतुल जी, बात शुरू हुई जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो से होते होते इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जी। अश्विनी राणा जी ने कोशिश अच्छी की बताने की आज का इंटरनेशनल रेट क्या है। तो मैं थोड़ा आपके टीवी चैनल के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को भी बताना चाहता हूँ, उनको भी पता है, ये नहीं कि उनको पता ना हो। 2008, 2011, 12, 2014 का वर्ष देखिए, उस समय जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का जो रेट था उसको देखिए, आज के सीन को देखिए, क्या उस और बराबर ही था, बराबर ही रेट था, और वो बराबर ही रेट था। लेकिन महंगाई देखिए, आज 100 रुपए डीजल गया, 100 रुपए पेट्रोल गया, और उस समय कितना था, जो इस जनता की जेब के ऊपर डाका पड़ा है। बात कंपेयर करिए। ऑयल बॉन्ड जो है ना, नहीं बात कंप्लीट कर। अरे भैया प्रवीण अत्र अपने टाइम पे बोले नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा। वो ऑयल बॉन्ड का नुकसान किसको हुआ ये भी भैया मैं अच्छा, आप जरा दोनों शांत हो जाइए, नहीं तीनों शांत हो जाइए। अश्विनी राणा साहब कुछ कह रहे हैं। अश्विनी राणा साहब आप रखिए, अपनी बात रखिए। प्रवीण अत्रे साहब, गोयल साहब, दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज, मेरी गुजारिश है। अश्विनी राणा कुछ कह रहे हैं। अश्विनी राणा साहब, गोयल साहब सुन लीजिए। गोयल साहब 1 मिनट सुनिए। अश्विनी राणा कुछ कह रहे हैं, प्रवीण जी नहीं कह रहे हैं, अश्विनी राणा कुछ कह रहे हैं। राणा साहब जल्दी से अपनी बात रखिए, समय नहीं है सर। लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट कम थे, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के रेट ज्यादा थे, महंगाई सिलेंडर की आज 1000 में होगी। अश्विनी राणा साहब आप बोलिए। अत्रे साहब और गोयल साहब दोनों शांत हो जाइए सर, समय नहीं मेरे पास, माफी चाहूंगा। स्तर पर जो अश्विनी राणा को बोलने दे प्लीज। अत्रे साहब आप तो शांत हो जाइए। अरे चंदेलिया साहब, आपका हो गया था फाइनल, आप कहां से एक्टिव मोड में आ गए? आप करते रहिए, विरोध करिए, आपका जिम्मा है भाई, आपका जिम्मा है। अश्विनी राणा साहब कुछ कह रहे हैं। गोयल साहब 1 मिनट सुन लीजिए। गोयल साहब, नहीं, मेरा सिर्फ यही कहना है कि संदीप जी ठीक कह रहे हैं कि उस समय इंटरनेशनल रेट ज्यादा था, देश में रेट कम था। वो क्यों कम था? सरकार उसके लिए सब्सिडी दे रही थी, और सब्सिडी जैसे अत्रे जी एक बात सुन लो, एक बात, अरे भैया बात सुन लो। अत्रे जी जैसे कह रहे थे कि ऑयल बॉन्ड सरकार ने जारी करके वो सब्सिडी दी, वो कोई सरकार ने खैरात नहीं बांटी। आज वही सरकार जो है ऑयल बॉन्ड की पेमेंट कर रही है, और लोगों से ही वो टैक्स के रूप में जो है वो लेके उसकी पेमेंट कर रही है। तो इसलिए आप ये ऐसे मत लोगों को बेवकूफ बनाओ कि वहां कम था। भैया देखिए, अश्विनी राणा साहब बुजुर्ग खुश हो गए कि आपके फेवर की बात कह दी, अब वो बता रहे हैं कि भरपाई कैसे हो रही है उसकी। सब्सिडी तो दे दिया, भरने में भी जा रहा है पैसा। अत्रे साहब बहुत शार्प क्लोजिंग कमेंट, बहुत शार्प। एक राहत पैकेज की तो जरूरत है, ये राणा साहब भी कह रहे हैं, एक अर्थशास्त्री कह रहे हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है। जिस तरह से सरकार ने अगस्त के अंदर अपनी एक्साइज ड्यूटी को केंद्र सरकार ने कम किया, प्रदेश सरकार ने वैट कम किया, स्वाभाविक है सरकार के हाथ में तो केवल इतना ही है कि सरकार टैक्स को कम कर दे जिससे जनता को राहत मिल जाए। अदरवाइज राणा जी ने भी बताया है कि तेल का दाम जो है वो कंपनियों के हाथ में, इंटरनेशनल मार्केट के इफेक्ट में है। सरकार का कंपनियों का दाम घटाने बढ़ाने में कोई हाथ नहीं होगा। जिस तरह से सरकार ने पहले राहत पैकेज दिया है, इस बात को तो हम भी मान के चलते हैं कि अगर ये युद्ध लंबा चला, ये प्रभाव बढ़ता गया, तो कहीं ना कहीं सरकार इस विषय पे भी विश्वास, चलिए उस विषय पर भी सरकार विचार कर रही है और करेगी भी। बहुत शुक्रिया अत्रे साहब आपका, गोयल साहब आपका, चंदेलिया साहब आपका और अश्विनी राणा जी आपका। तो मौजूदा दौर में महंगाई को मुद्दा विपक्ष अगर बना रहा तो उसके कई कारण वो अपने गिना रहा, लेकिन सवाल इस बात का है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर इस वक्त जो स्थिति है वो किस वजह से थी, और वो आपने चर्चा में सुनी। लेकिन उसके पैरेलली जो बाकी प्रोडक्ट हैं उसमें कहीं ना कहीं रोक लगाने की, लगाम लगाने की जरूरत भी है। और फिर अगर कुछ और दिन तक ये स्थिति बनी रही तो एक राहत पैकेज की भी डिमांड है। नमस्कार।